आचार्य का। जैसा कि आपको पता है, हिंदी के जो वीडियोज हैं वो शुरू हुए हैं। एक वीडियो आ चुका है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हिंदी का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे हिंदी कहाँ से आई, इसका विकास कैसे हुआ। तो इस बात को जानने के लिए हमने हिंदी को 3 भागों में बांटा है। जैसे लिखा हुआ है कि हिंदी का सबसे पहले हम ऐतिहासिक विकास के बारे में देखेंगे, भौगोलिक विकास कैसे हुआ, उसके बाद संवैधानिक विकास, यानी हिंदी का इतिहास क्या रहा है। क्या हिंदी पहले से हिंदी ही चली आ रही है या इससे पहले कोई और भाषा थी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऐतिहासिक विकास। जैसा कि हम सबको पता है, प्राचीन भारत में हमारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। सबको पता है कि हमारी मूल भाषा थी जो संस्कृत थी, उसी से भाषाओं का विकास हुआ है, क्योंकि हम संस्कृत भाषा को मूल भाषा या भाषाओं की जननी बोलते हैं। तो प्रारंभ में क्या कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत भाषा भी 2 भागों में बटी हुई थी, जिसका एक का नाम था वैदिक संस्कृत और जो दूसरी भाषा थी वो थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो कि ग्रंथों में लिखी जाती थी, जिसका कुछ उदाहरण है, यानी वैदिक संस्कृत में हमारे वेद, पुराण और उपनिषद लिखे गए। और जो लौकिक संस्कृत थी वो सामाजिक बोलचाल की भाषा थी, जिसमें हमारे रामायण और महाभारत लिखा गया। ये वैदिक और लौकिक का अंतर मैं बताता हूँ हिंदी से। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को हम बोलने के लिए उसके व्याकरण का कभी प्रयोग नहीं करते हैं, हम कैसे भी बोल देते हैं, उसमें और भाषाओं का भी प्रयोग हो जाता है। तो ये तो हो गई हमारी लौकिक हिंदी, और जो पुस्तकों में लिखी होती है वो होती है हमारी वैदिक हिंदी। इसी तरह से ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी। ये पुराणों में, यानी इससे वेद पुराणों और उपनिषदों का निर्माण हुआ। उसके बाद भाषा का स्वरूप बदला, क्योंकि लोग बोलते थे, तो ये रामायण और महाभारत लिखे गए। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, रामेश्वर, ये एक नाम है रामेश्वर, जो कि एक वैदिक संस्कृति या वैदिक हिंदी का नाम है, मान लेते हैं। और हम क्या बोलते हैं, लोग या आम बोलचाल में इसी नाम को क्या बोलते हैं? रामेश्वर। तो ये क्या हो गई हमारी, ये लौकिक हो गई, यानी ये तो हमारा नाम था और बोला क्या जा रहा है? ये रामेश्वर, यानी ये लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाया? लौकिक। और वैसे वैदिक था ये रामेश्वर नाम। तो अब आपको समझ में आया होगा। जब ये लौकिक संस्कृत में इनका निर्माण हुआ तो भाषा का फिर एक स्वरूप बदला, जिससे हमारी भाषा आई पाली। पाली भाषा जिस समय आई उस समय बौद्ध धर्म था भारत में। तो बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सारे पाली भाषा में लिखे गए। मैं बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात करता हूँ। बौद्ध धर्म के ग्रंथ को बोला जाता है त्रिपिटक। यानी त्रिपिटक मतलब 3 ग्रंथ थे, जिनके मैं नाम बताऊं। नंबर 1 अभिधम्म पिटक, दूसरा था विनय पिटक, और तीसरा था सुक्त पिटक। तो पाली भाषा काफी समय तक चली। उसके बाद जो अगली भाषा आती है वो होती है प्राकृत। प्राकृतिक भाषा जिस समय आई उस समय भारत में जैन धर्म अपने उत्थान पर था, यानी उस समय पे जैन धर्म चल रहा था।
तो जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, और जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आगम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये भाषा परिवर्तित होती जा रही है, और प्राकृतिक भाषा से अगली भाषा आई जिसका नाम था अपभ्रंश। इस भाषा को बदलती हुई भाषा कहा कहते हैं, यानी शब्दों के साथ बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की गई। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे रामेश्वर था उसे रामेश्वर कर दिया, इसी तरह बहुत सारे शब्दों की तोड़फोड़ की गई। तो फिर भाषा को नाम दिया गया अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे ही बोलते हैं हम बदलती हुई भाषा, यानी इसमें बहुत सारे शब्दों का बदलाव हुआ। अपभ्रंश से एक अगली भाषा आती है जिसे बोलते हैं सौरसेनी अपभ्रंश, या जिसे हम अवाटी भी बोल लेते हैं। और इस सौरसेनी अपभ्रंश से जो भाषा आई हमारी उसका नाम था हिंदी। तो आपने देखा संस्कृत से हमारा जो भाषा बदलने का क्रम था वो स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, और कितनी भाषाएं बदलती हुई आई, जब जाकर के हिंदी आई हमारी। और इसका जो टाइम था वो लगभग 1100 ईस्वी था। 1100 ईस्वी के समथिंग हिंदी आई, और आज तक हिंदी बोली जा रही है। तो ये तो हुआ हमारी जो भाषा है उसका ऐतिहासिक विकास। अब हम देखते हैं भौगोलिक विकास के बारे में। तो हम देखेंगे भौगोलिक भाषा के बारे में। हमें पता है जो हिंदी भाषा है वो हमारी मध्य भारत की भाषा है। तो देखते हैं जो हिंदी भाषा है वो कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है। तो इसमें हिंदी भाषा बोलने वाले हैं एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो हमने देखा कि हिंदी का जो भौगोलिक स्वरूप है वो हमारा मध्य भारत है, क्योंकि आपने देखा होगा ये सारे राज्य मध्य भारत के समथिंग आते हैं। तो हमारे हिंदी का जो भौगोलिक विकास या भौगोलिक क्षेत्र है वो मध्य भारत में हुआ है। और मध्य भारत में किन किन राज्यों में हिंदी बोली जाती है वो राज्य आपके सामने है। तो ये तो हो गया हमारी हिंदी का भौगोलिक स्वरूप। अब देखेंगे हम संवैधानिक विकास के बारे में। तो अब देखते हैं हम संवैधानिक विकास के बारे में। हमें पता है संविधान के भाग 8 में भाषाओं के बारे में दिया गया है, जिसमें 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उन्हीं 22 भाषाओं में से एक भाषा हमारी हिंदी है। उसके बाद में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें भी हमारी हिंदी भाषा को स्थान दिया गया है, या हमारी हिंदी भाषा का जिक्र अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य भी किया गया है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा संवैधानिक विकास, यानी संविधान में हमारी जो भाषा है उसे किसका दर्जा दिया गया है, राजभाषा का। अब हमारा शब्द निकल के आता है राजभाषा। तो ये राजभाषा क्या है, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो राजभाषा से पहले भाषा के कुछ और पॉइंट आते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है बोली।
उसके बाद आएगी भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। सबसे पहले क्या है, बोली किसे कहते हैं। बोली और भाषा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एक छोटे से क्षेत्र में, यानी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। यानी एक छोटे क्षेत्र में जिस भाषा का उपयोग करते हैं हम उसे बोली कहेंगे। और इसी बोली का जब एक विस्तृत रूप हो जाता है, एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगती है, तो इसी बोली को हम बोलते हैं भाषा। मातृभाषा वह भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं, वह होती है मातृभाषा, जिसका विकास परिवार और समाज में होता है। अगली है हमारी राजभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग राज्य के संचालन हेतु कार्य करने के लिए किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो मैं बताऊं एक बार फिर से डेफिनेशन। राज्य के राजनीतिक, कार्यों को करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। ये तो हो गई हमारी राजभाषा। उसके बाद देखते हैं हम राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये तो हो गई हमारी राष्ट्रभाषाएं। और आगे बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण पर। तो अब हम बात करेंगे व्याकरण पर। व्याकरण का पहले शाब्दिक विच्छेद करते हैं, जिसका अर्थ होता है बे, धन आ, धन कर, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा अच्छी तरह समझना। यानी किसी भाषा को अच्छी तरह समझना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण हमें 3 बातों के बारे में जानकारी देता है, तो मैं बताता हूं। लेखन, प्रयोग और उच्चारण। देखें, समझने की कोशिश करना, एक डेफिनेशन निकलेगी इन्हीं शब्दों से। व्याकरण किस किस की जानकारी देता है हमें? लेखन की, प्रयोग की और उच्चारण की। और ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि व्याकरण है क्या, यानी किसी भी वाक्य को या किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए जिस विधि की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो अब एक इसकी डेफिनेशन निकालता हूं, और डेफिनेशन से पहले इस व्याकरण को कह क्या सकते हैं ये भी देखते हैं। तो व्याकरण को हम क्या क्या कहेंगे? व्याकरण एक विधा हो सकती है,
व्याकरण एक ग्रंथ हो सकता है, व्याकरण एक रचना हो सकती है, और व्याकरण एक संस्करण भी हो सकता है। तो बस व्याकरण को हम इतने सारे नामों से जान सकते हैं। संस्करण, तो हम इसकी एक डेफिनेशन निकालेंगे। व्याकरण वह है, इसमें से कोई भी शब्द उठा लो, विधा या ग्रंथ या रचना या संस्करण कुछ भी, व्याकरण वह विधा है जिसके माध्यम से किसी भाषा को सही, किसी भाषा का सही उच्चारण, प्रयोग व लेखन किया जाता है। यानी व्याकरण वह विधा है जिसके माध्यम से किसी भाषा का सही उच्चारण, प्रयोग और लेखन किया जाता है। व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को समझ सकते हैं और उसकी जानकारी कर सकते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है देखते हैं। व्याकरण के अंतर्गत आएगा वर्ण विचार, उसके बाद आएगा शब्द विचार, और नंबर 3 पे आएगा वाक्य विचार। इतने सारे टॉपिकों को हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम वर्ण विचार से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।